नमस्कार। बोधि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 7 सोशल साइंस के नए सिलेबस से एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर समझने वाले हैं, भारत की भौगोलिक विविधता। ये बात है साल 1984 की। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? और उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने हर भारतीय का दिल गर्व से भर दिया। और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर हमारी ये जमीन इतनी अनोखी क्यों है। तो ठीक है, चलिए इस शानदार यात्रा पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे ऊपर से, एक विहंगम दृश्य के साथ। फिर हम बर्फ से ढके पहाड़ों को देखेंगे, जीवन देने वाले मैदानों को समझेंगे, विषमताओं से भरी भूमि का पता लगाएंगे और आखिर में खूबसूरत तटों और द्वीपों की सैर करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है आसमान से। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की विविधता सिर्फ लोगों और संस्कृति में ही नहीं, बल्कि यहाँ की जमीन के हर एक कोने में बसी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की वो मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती हैं। हमारी ये पूरी यात्रा इन्हीं सवालों का जवाब देगी, तो बस ध्यान बनाए रखिए। चलिए अब देश के उत्तरी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां भारत का ताज यानी राजसी हिमालय शान से खड़ा है। ये सिर्फ एक पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, ये बर्फ का घर है। यहाँ का जीवन देखिए, प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये जो शानदार नज़ारे हैं और ये अनोखी वास्तुकला है, ये हिमालय की अपनी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि हिमालय शब्द का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम, जिसका मतलब है बर्फ, और आलय, जिसका मतलब है घर। तो हिमालय का शाब्दिक अर्थ हुआ बर्फ का घर। कितना सटीक नाम है इन पहाड़ों के लिए, है ना? अच्छा, हिमालय को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे ऊंची है हिमाद्री, जहां दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं और जो साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके थोड़ा दक्षिण में है हिमाचल, जहां नैनीताल और शिमला जैसे मशहूर हिल स्टेशंस हैं। और सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक, जो घने जंगलों और तरह तरह के वन्य जीवों से भरी हुई है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि भारतीय भूभाग आज भी बहुत ही धीरे धीरे एशिया में धंस रहा है? और इसी वजह से हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। सुनने में शायद ये बहुत कम लगे, लेकिन हजारों सालों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रकृति कभी रुकती नहीं है। देखिए, जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? गर्म रेत, है ना? लेकिन भारत में एक ठंडा रेगिस्तान भी है, लद्दाख। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सच में ये एक बहुत ही अनोखी और चुनौतीपूर्ण जगह है। चलिए अब इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं। हम पहुंच गए हैं विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदानों में, जिन्हें हम गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियां सींचती हैं। ये नदियां अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को खेती के लिए एकदम आदर्श बना देती हैं। और शायद यही वजह है कि ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ की ये उपजाऊ जमीन ही भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरती है। और यहाँ देखिए, पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की खेती एक साथ देखने को मिलती है, जो इस क्षेत्र की कृषि की संपन्नता को दिखाती है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है विषमताओं की भूमि, मतलब एक ऐसी जगह जहां गर्म रेगिस्तान और विशाल पठार एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। पश्चिम में फैला है थार का विशाल रेगिस्तान। ये एक बहुत ही शुष्क इलाका है, जहां दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है और रातें काफी ठंडी होती हैं। यहाँ का जीवन वाकई में मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस जगह की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। अब रेगिस्तान से एकदम अलग भारत के दक्षिणी भाग में हमें मिलते हैं पठार। पठार, आप जानते हैं, एक ऐसी जमीन होती है जो आसपास की जमीन से ऊपर उठी होती है और जिसकी ऊपरी सतह लगभग सपाट होती है, एक टेबल की तरह। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत ही पुरानी त्रिभुज के आकार की भूमि है और इसे प्रायद्वीपीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके दोनों ओर पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं और गोदावरी और कृष्णा जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां यहीं से होकर गुजरती हैं।
अब हम अपनी यात्रा को उपमहाद्वीप के किनारों तक ले चलते हैं और भारत की लंबी तटरेखाओं और इसके द्वीप क्षेत्रों की खोज करते हैं। जब बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो वो अपने मुहाने पर मिट्टी और गाद जमा करती हैं, जिससे डेल्टा बनता है। और आपको पता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये वाकई में एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। और रुकिए, भारत की कहानी सिर्फ मुख्य भूमि पर ही खत्म नहीं होती। हमारे पास 2 प्रमुख द्वीप समूह भी हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। और एक मजेदार बात बताऊं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान के बैरन द्वीप पर है ना कमाल की बात। तो आइए एक नजर डालते हैं कि हमने इस यात्रा में क्या-क्या सीखा। हमने देखा कि भारत में बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक हर तरह की भौगोलिक विशेषताएं हैं। कई नदियां हमारे मैदानों को जीवन देती हैं और हमारे पास एक विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी है। और सबसे जरूरी बात, इसी भौगोलिक विविधता ने हमारी इतनी समृद्ध और अनोखी संस्कृति को आकार दिया है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इतनी सारी विविधताओं को देखने के बाद आपके अनुसार भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया बोधि क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।